The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। शुभ संध्या। यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय अतिथिगण, अध्यापक गण और मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं मिताशा गुगलानी आप सभी का डीएमई के हिंदी दिवस में स्वागत करती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सन 1949 में आज के दिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निवेदन किया गया था। हमारी संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 14 सितंबर का यह दिन सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी सांस्कृतिक धरोहर आदि सभी की हम सुरक्षा भी करते हैं। संस्कृति और रीति रिवाज से अवगत कराने के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी हम इस पर्व को मनाते हैं। और प्रस्तुत करते हैं हमारी तीसरे वर्ष की छात्रा गीतांजलि यादव द्वारा तैयार गणेश वंदना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मैं ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन से प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने अमूल्य शब्दों से छात्रों को प्रेरित करें। जी सर, नहीं है आगे। मैं डॉक्टर रविकांत स्वामी जी, डायरेक्टर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन से निवेदन करती हूँ कि वो चंद आए और चंद शब्दों से हम सभी छात्रों को प्रेरित करें। नहीं है डॉक्टर स्वामी जी सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कुछ शब्द कहें। इस सभा में उपस्थित हमारे अतिथि श्री शेष नारायण जी, डॉक्टर श्रद्धानंद जी, हम अनुग्रहित हैं कि इतने वरिष्ठ लोग हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं।
शेष नारायण जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो लोग भी हिंदी समाचार पत्र या हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनकी जो भी राजनीतिक विश्लेषण है या उनके जो लेख हैं वो देखे होंगे। डॉक्टर श्रद्धानंद जी काशी विद्यापीठ में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं और हिंदी के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हम सब उनको जानते हैं। तो आज का जो ये मौका है 14 सितंबर का, तो इस अवसर पर हम दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में डीबी मीडिया स्कूल में हर वर्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमने 2 दिन का कार्यक्रम सोचा करने के बारे में। तो जहां तक कोविड-19 का सवाल है, काफी उससे जो परेशानियां हैं वो हम सभी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हर खराब से खराब चीज का भी कोई एक अच्छा पक्ष होता है। तो वो अच्छा पक्ष ये है कि हर बार हम 1 या 2 घंटे का कार्यक्रम कॉलेज में कर लेते थे, लेकिन इस बार हम 2 दिन का कार्यक्रम कर पाए। सारे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब अपने घरों से जुड़े हुए हैं, हमारे अतिथि भी घरों से जुड़े हुए हैं और हम सारे लोग अलग अलग स्थानों पे होते हुए भी एक कार्यक्रम का अंग बने हुए हैं। तो कल भी हमने 2 घंटे का एक कवि सम्मेलन किया और देश भर के हमने 5 मूर्धन्य कवियों को जोड़ा जो दिल्ली से बाहर के भी कवि थे। अदरवाइज दिल्ली में रह के थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है कि हम इस तरह का कोई आयोजन करें जहां पर बहुत सारे लोगों को हम बाहर से बुला पाए। आज के कार्यक्रम में भी डॉक्टर श्रद्धानंद जी को हम जोड़ पाए। अन्यथा सामान्य स्थिति में भी थोड़ा सा ये मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो एक 1 या 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए किसी बहुत दूर जगह से आए। तो सारा यात्रा से लेके तरह तरह की चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और आज का कार्यक्रम जो पिछले 1 घंटे से चल रहा है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये कहीं ना कहीं उनके उत्साह को दर्शाता है पूरा कार्यक्रम ही जिस तरह से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हद तक टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, पर निर्भर हैं। लेकिन ये सारी चीजें भी जिस तरह से सारे विद्यार्थी मिलकर उनका संचालन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हमें लगता है अगले जो 1 घंटे का भी अभी कार्यक्रम होगा, उसमें हम सभी लोग और हमारे सारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया ग्रहण करेंगे। अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शेष नारायण सिंह जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह हिंदी के जाने माने लेखक और वक्ता हैं। डॉक्टर श्रद्धानंद जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे हैं। आइए देखते हैं श्री शेष नारायण सिंह जी की एवी। शेष नारायण सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक संघर्ष, सामुदायिक संबंधों और ग्रामीण विकास को दर्शाने का 30 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है। वे समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन समाचारों के लिए नीति और विकास के मुद्दों पर एक टिप्पणीकार हैं। सुन लो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चुनाव लड़े थे सरकार बनाने के लिए कि 10% वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए? वे अभी हिंदी अखबार देशबंधु के राजनीतिक संपादक हैं और समाचार नेटवर्क जिसमें CNBC, न्यूज़ 18, आवाज ITV जैसे चैनल शामिल हैं और अनेक अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल के साथ एक समीक्षक भी हैं। BBC, ABP न्यूज़ और टाइम्स नाउ जैसे प्रमुख समाचारों संगठनों से भी जुड़े रहे हैं।
चलिए देखते हैं डॉक्टर श्रद्धानंद जी की एवी। कि क्रांति केवल एक सोच से पैदा की जा सच है कि क्रांति केवल एक सोच से पैदा की जा सकती है। जरूरत है तो श्रद्धा और समर्पण की। श्रद्धा और समर्पण की बात कर रहे हैं तो आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम नाम लेना चाहेंगे डॉक्टर श्रद्धानंद जी का। डॉक्टर श्रद्धानंद जी हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे। उन्हें इतने सम्मान मिले हैं कि गिनना कठिन है। साहित्य के क्षेत्र में कला साधक सम्मान 2000, सेवक स्मृति साहित्य श्री सम्मान 2016, शिक्षक सम्मान 2015, शिक्षा रत्न अलंकरण 2010 आदि। डॉक्टर श्रद्धानंद जी ने अपना समस्त जीवन स्वराज, स्वतंत्रता, महिलाओं का उत्थान, समाज सुधार एवं वैदिक धर्म पर, वैदिक राह पर पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। अब मैं प्रोफेसर सुष्मिता बाला HOD DME मीडिया स्कूल को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम प्लीज। धन्यवाद मिताशा। हिंदी दिवस का ये दूसरा और महत्वपूर्ण दिन है। कवि सम्मेलन की शुरुआत के साथ आज हम सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आनंद ले रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, क्या ये मजबूरी है या हमारी चाहत है? जिसमें पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी या साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने जी जान से मेहनत करके अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाया था, उस क्रांति की हम अलग जगा रहे हैं। ये हर्ष का विषय है कि हम हर वर्ष अपने बच्चों के साथ यह दिवस मनाते नहीं हैं, बल्कि आनंद का अनुभव करते हैं। मनाना मजबूरी हो सकती है, चाहत हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मैं इस मंच पर अपने अतिथियों का, श्री शेष नारायण जी का और श्रद्धानंद जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने आंतरिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना, डीजी डॉक्टर डीजी भंवर सिंह सर, डायरेक्टर श्री रविकांत स्वामी सर, वाइस चेयरमैन अमन साहनी सर, सभी का स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से अपने सहयोगियों का, जिन्होंने बहुत मेहनत से और सार्थकता से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, और विशेष रूप से इन बच्चों का जो पूरी लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं का भी बहुत अच्छी तरह से सब संकलन और संयोजन किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बहुत अच्छी तरह बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। उसी इतिहास में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले थे सर्वोत्तम नाटककार और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने हिंदी भाषा में कई अतुल्य रचनाएं की, जिनसे आज हम हिंदी भाषा का आनंद उठा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म उस समय हुआ जब हिंदी सिर्फ पद्य की भाषा हुआ करती थी। भारतेंदु जी ने हिंदी को गद्य की भाषा बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। उन्होंने हिंदी में मौलिक नाटकों और रंगमंच पर काम किया। उन्होंने हिंदी में बुद्धिवाद, मानवतावाद
व्यक्तिवाद, न्याय आदि विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई, जिससे हुआ यह कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। हिंदी नाटकों को लोग रुचिपूर्वक देखने लगे और पढ़ने भी लगे। इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार की गति तेज होने लगी। यूं तो कई भाषाएं मैं जानूं, अंग्रेजी, चीनी, रूसी सबको पहचानूं, लेकिन जब आती है कहने की हृदय की बात, तब तो अपनी हिंदी ही लगती है बेमिसाल। तो चलिए, हिंदी दिवस है आज हम मनाते, भारतेंदु हरीशचंद्र जी की अमूल कृतियों को है दर्शाते। जिस दौर में अंग्रेजी की नीति का हमारे साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था और हिंदी भाषा के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा था, उस वक्त हरिश्चंद्र जी ने लोगों में हिंदी की जागरूकता को बढ़ावा दिया। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। वे हिंदी जगत के मूर्धन्य साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य का कोई भी अंग उनसे अछूता नहीं रहा। एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपार ख्याति अर्जित की है। हम छात्रों ने उनकी प्रसिद्ध कविता निज भाषा उन्नति अहे की प्रस्तुति की है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जतपी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। निज भाषा उन्नति बिना कबू न है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले कर किन कोय। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूर्ता सो। और एक अतिलाव्य है या मैं प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तही सुन पावे लाभ सब बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और महान कबहू नहीं हो। भारत में सब भिन्न अते ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। सब मिलता सो छाड़ के तुझे और उपाय, उन्नति भाषा की करहु अहो भ्रात गण आए। अब मैं श्री शेष नारायण सिंह जी को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अनम्यूट करो। सर को अनम्यूट करो। यस मैम। सर आपको अनम्यूट कर दिया है, आप भी अपने आप को कर सकते हैं म्यूट अनम्यूट। शेषनारायण जी अनम्यूट कर लीजिए। शेष नारायण जी। शेषनारायण जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। आप बोलो, हो गया? जी जी हो गया। जी सर। अब शुरू करें? जी जी। बच्चों से टेक्नोलॉजी समझना हमें जरूरी है। हम लोग थोड़े बुढ़ऊ जनरेशन हैं। 20 साल पहले टेलीफोन हम किसी रास्ते चलते बच्चे से ठीक करवा लिया करते थे। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको यहाँ बुलाया। और ये अवसर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे हीरो, मेरे नायक भारतेंदु जी के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। मैं भारतेंदु को क्रांतिकारी मानता हूँ। क्रांतिकारी कवि नहीं, क्रांतिकारी लेखक, क्रांतिकारी समाज सुधारक, क्रांतिकारी नाटककार, सब कुछ मानते हैं। और उन्होंने एक तरह से जन जागरण का प्रयास किया और हिंदी साहित्य में उनका प्रभाव अद्वितीय है, बेजोड़ है। वैसे तो उन्होंने 5 वर्ष की आयु में कुछ न कुछ साहित्यिक बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन 15 वर्ष की उम्र में बाकायदा साहित्यिक सेवा प्रारंभ कर दी। 18 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के जन्म से 1 साल पहले उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। कवि वचन सुधा 5 साल बाद
1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका भी निकाल दी। बनारस की संस्कृति में ठीक है भाई, टेक्निकली बच्चों बताओ। जी सर। जी सर चालू रहा है ना, जी जो हमको सर। टेक्निकल चीजें आती नहीं, बोलते जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक। बनारस की संस्कृति में जो मानदंड उन्होंने स्थापित किया था, उस पर आज तक के बनारसी को गर्व है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, शायद ये इस बात की तस्दीक करेंगे। भारतेंद्र की अड़ी आज भी बनारस की अड़ी वालों को याद रहती है। उनका परिवार अंग्रेजों का भक्त था, लेकिन वो खुद देशभक्त थे। देशभक्त की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। भारतेंद्र जी ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया, लेकिन साहित्य को भी बहुत कुछ दिया। उनकी खड़ी बोली के उस रूप को, उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को सम्मान दिया जो कि उर्दू से अलग है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों के साथ ही बड़ी हुई। बहुत बड़ी बात, यही भारतेंद्र की भाषा है। और उनके भाषाई संस्कारों पर उनके गुरु राजा शुक्राचार्य सितारे हिंद का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वह भारतेंद्र जी अंग्रेजी राज को भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते थे। और बहुत कुछ है जो आप लोगों ने 2 दिन के कार्यक्रम में सुना, बच्चों ने भी बहुत अच्छा कुछ बताया है, उसको दोहराने का मतलब है नहीं। निज भाषा उन्नति है, बार बार कहा गया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि कुल उनका जो काम है, यानी करीब 20 साल से भी कम का साहित्यिक कार्य करने का उनको मौका मिला है। और जितनी उनकी किताबें हैं, जितना उन्होंने अनुवाद किया है, जितना कुछ लिखा है, वो कोई मामूली बात नहीं। तो इस बैकग्राउंड में, इस भूमिका में, इस पृष्ठभूमि में आज हिंदी दिवस के में अभी आपको बच्चों ने बताया कि साहब वो 1949 में ये कानून पास हो गया था, अनुच्छेद 343 जोड़ दिया गया था। और उसमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि संघ यानी केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। इसके पहले, बहुत पहले, महात्मा गांधी ने, पहले अंग्रेजी भाषा थी इसकी, 1916 में उर्दू हुई कांग्रेस के अधिवेशनों के। कांग्रेस उसका जन आंदोलन था, किसी पार्टी का नहीं था। उसमें उन्होंने 1916 में पहली बार लखनऊ के कॉन्फ्रेंस में, लखनऊ अधिवेशन में उर्दू में प्रस्ताव लिखा गया। लेकिन महात्मा गांधी ने 1918 में एक भाषण दिया हिंदी साहित्य इसमें सम्मेलन में, और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू को महत्वपूर्ण स्थान मिलना है और वो मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी एक बाकायदा विधिवत भाषा बनी। राजकुमार शुक्ला जो गए थे वहां लखनऊ अधिवेशन में, जाहिर है कि वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे, और वो वहां बरिशोर बाबू के साथ गए थे, और उन्होंने महात्मा जी को जो बुलाया वो हिंदी की वजह से ही बुलाया। इस संदर्भ में गणेश शंकर विद्यार्थी का जो योगदान है हिंदी के बारे में, वो भी कम नहीं है। गोरखपुर में 1930 में सम्मेलन हुआ था, और उन्होंने जो बात कही थी वो ये कहा था कि बहुत बहुत दूर तक ये जाने वाली है। एक दिलचस्प बात और है कि गांधी जी को नकारने का एक फैशन था पूरी दुनिया में, तमाम लोग नकारते रहते थे। लेकिन गांधी 1920 के बाद ही विश्व पटल पे छा चुके थे। जब वहां गए एमएन रॉय दूसरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, और उन्होंने उनसे कहा, लेनिन से, कि गांधी कोई बहुत बड़े नेता नहीं, ऐसे मामूली नेता हैं। तो लेनिन ने उनको फटकार दिया, डपट दिया वर्चुअली। और उसमें आई कोट उद्धरण है, गांधी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लाखों लाख लोगों का विराट जन आंदोलन चला रहे हैं। वो साम्राज्यवाद विरोधी हैं और वो क्रांतिकारी हैं। मेरे कहने का आशय ये है, इनको कह दो मीटिंग है। मेरे कहने का आशय ये है कि दुनिया भर के जो क्रांतिकारी नेता थे, उनमें महात्मा गांधी 1930 तक बहुत बड़ी व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे। 1930 के आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस, सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में कांग्रेस का ही चल रहा था, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस एक पार्टी नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस एक बाकायदा आंदोलन था, पूरे देश का आंदोलन था। और उसमें गांधी जी उसको नेतृत्व कर रहे थे। और उसी में विद्यार्थी जी का भाषण का मैंने भी आपको उल्लेख किया।
विद्यार्थी जी का जो भाषण है उसका एक उसको मैं कोट उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का भविष्य बहुत बड़ा है, उसके गर्भ में निहित भवितव्यताएं, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत शब्दों का बड़ा प्रयोग होता था, इस देश और उसकी भाषा द्वारा संसार भर के रंगमंच पर एक विशेष अभिनय कराने वाली है। मुझे तो ऐसा भासित होता है कि संसार की कोई भी भाषा मनुष्य जात को इतना ऊंचा उठाने, मनुष्य को यथार्थ में मनुष्य बनाने और संसार को सुसभ्य और सद्भावनाओं से युक्त बनाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी आगे चलकर हिंदी भाषा होने वाली है। आज उनके भाषण के करीब 90 साल बाद या उससे भी ज्यादा समय बाद भविष्यवाणी पर एक बार गौर करें तो समझ में आ जाता है कि हिंदी भाषा, जिसको महात्मा गांधी ने जन भाषा कहा था, वास्तव में मानवता के एक बड़े हिस्से के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महात्मा गांधी कोई भी विषय अधूरा नहीं छोड़ते थे। उन्होंने राजभाषा के संबंध में बाकायदा बहस चलवाई और आखिर में सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भाषा में 5 बातें जरूरी हैं। पहला, ये बच्चों ध्यान से सुनो, उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें। दूसरा, वो समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो। तीसरी बात है, वो अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो। और चौथा, सारे देश को उसे सीखने में आसानी। और पांचवा, ऐसी भाषा को चुनते समय फैसला करने वाले अपने क्षेत्रीय फौरी हित के ऊपर उठकर फैसला करें। ये सबसे जरूरी बात है और दुर्भाग्य है कि इसका पालन बहुत कम हुआ। देश के आजाद होने पर संविधान सभा की जिस बैठक में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला हुआ, उसमें सभी सदस्य मौजूद थे और एक मत से फैसला किया। गांधी की तब जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी विरासत को सम्मान दिया गया और संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। हालांकि यह भी सच है कि संविधान सभा की घोषणा और संविधान में स्थान पाने के बाद भी हिंदी उपेक्षित ही रही। सरकारी स्तर पर थोड़ी गति तब आई जब जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1963 में राजभाषा अधिनियम संसद में पास करा लिया गया और राजभाषा के संबंध में एक नया कानून बन गया। लेकिन उसके बाद जो शब्दावली बनी, तमाम कमेटियां बनी, रघुवीर कमेटी और कौन कौन सी कमेटी बनी, उसमें संस्कृत से सीधे सीधे शब्दों को उठा लिया गया और इतने कठिन शब्द हो गए कि कई बार तो ऐसा है, उन्हीं शब्दों की कृपा है कि कई बार सरकारी चिट्ठियां आती हैं तो उनके हिंदी अनुवाद कराने की जरूरत पड़ जाती है। बहरहाल ये भी बात भी निर्विवाद है, किसी भाषा के विकास के लिए उसे ऐसे उच्च कोटि के साहित्य की जरूरत होती है जो जनमानस की जबान पर चढ़ सके। अपने यहाँ हिंदी भाषा के विकास में कबीर, सूर और तुलसी का जितना योगदान है उतना किसी का नहीं रहा। बाद में भी जिन महान साहित्यकारों ने हिंदी को जनभाषा बनाने में योगदान किया है, उनको भी हिंदी दिवस पर याद करना जरूरी होता है। हमारा सिर उनके सम्मान में सदा झुका रहता है। हिंदी को केवल खड़ी बोली मानने वालों को समझ लेना चाहिए कि अगर अंग्रेजों ने भी इस तरह की शुद्धता के आग्रह रखे होते तो उनको अंग्रेजी भाषा का विकास कभी नहीं हुआ होता। खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा में एक अहम मुकाम जरूर है और उसके सबसे बड़े पैरोकार तो भारतेंदु जी ही रहे, लेकिन खड़ी बोली ही हिंदी नहीं है, हिंदी उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आजकल हिंदी के साथ तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी 30-35 साल पहले की बात है कि कुछ अखबारों ने हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर भाषा चलाने की कोशिश की और उसी को हिंदी मनवाने पर आमादा थे। कहते थे कि अब हिंदी नहीं, इंग्लिश का जमाना है। दावा करते थे कि अब यही भाषा चलेगी, लेकिन आज उन संपादकों का कहीं कोई पता नहीं है और उस भाषा को भी अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। आजकल टेलीविजन में नौकरी करने वालों को मुगालता है कि जो उल्टी सीधी हिंदी वे लोग लिखते बोलते हैं वही असली हिंदी है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। इस अभियान के कुछ पुरोधा तो दिल्ली के टीवी दफ्तरों के आसपास नौकरी की तलाश करते पाए जाते हैं और कुछ लोगों के ने अन्य धंधे कर लिए हैं। भाषा के नाम पर मनमर्जी करने वाले रास्ते से अपने आप हटते जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हिंदी सिनेमा में भी सड़क छाप लोगों का एक तरह से कब्जा हो गया था। फिल्मी कहानी लिखने वालों को लेखक नहीं, मुंशी कहा जाता था बहुत पहले की बात। मुंशी वो प्राणी होता था जो हीरो या फिल्म निर्माता की चापलूसी करता रहता था और कुछ भी कहानी के रूप में चला देता था। उन मुंशियों के प्रभाव के दौर में प्रेमचंद और अमृतलाल नागर जैसे महान लेखकों की कहानियों पर बनी फिल्में भी व्यापारिक सफलता नहीं पा सकी। उन दिनों ज्यादातर फिल्मों में प्रेम त्रिकोण होता था, खलनायक होता था और लगभग सभी कहानियां एक जैसी होती थी। लेकिन जब सिनेमा का विकास एक स्थिर मुकाम तक आ गया तो ख्वाजा अहमद अब्बास, श्याम बेनेगल जैसे लोग आए और सार्थक सिनेमा का दौर शुरू हो गया। इस दौर में सही तरीके से लिखी गई हिंदी की कहानियां फिल्मों में इज्जत का मुकाम पा सकी और अब तो कहानी की गुणवत्ता पर बाकायदा चर्चा होती है।
सही हिंदी बोली जाती है और भाषा अपनी रवानी पकड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि टेलीविजन की खबरों में की भाषा में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। याद करिए, जो लोग वेलकम बैक कहते थे हिंदी चैनल के कार्यक्रम में, अब वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं, उनका मजाक उड़ने लगा। हिंदी वाक्यों में अंग्रेजी चपेकने की जिद करने वाले एक न्यूज चैनल के मालिक बुरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। सही हिंदी बोलने वाले समाचार वाचकों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। हम उस चैनल में जब काम करते थे तो वो कहते थे ये शब्द क्यों नहीं चल सकता, इसको तो रिक्शा वाला भी समझता। अब कौन समझाए उनको? हिंदी में भी, इतिहास में भी हिंदी के साथ इसी तरह के अन्याय हुए हैं। महात्मा तुलसीदास के ही समकालीन रामकथा के एक रचयिता कवि केशवदास भी हुए हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि और भी बहुत सारे कवि हैं जो राम के चरित्र को अपने काव्य का विषय बनाया था, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं। केशवदास को तो विद्वानों ने कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला। हमें लगता है कि अगर आप भाषा के साथ भाषा को जनभाषा नहीं बनाएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले तो आपको जानेंगे, लेकिन जनता नहीं जानेगी। एक बार एक नेता ने वहां पे कुछ लोगों को कहा, अयोध्या जी के बगल में सुल्तानपुर जिला है, कि साहब आप लोग एक करिए, मत डालिए, काट डालिए। तो उसमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तुलसीदास से उद्धरण सीधा 500 साल पुराना ले रहा था वो, लेकिन वो नेताजी का मुंह उसने चुप करा दिया। तो ये है वो काम, इतना कुछ किया गया है, लेकिन आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हिंदी जिस तरह से लोग बोल रहे होते हैं वो क्या हिंदी होती है, एक नमूना देखिए। यू नो, आई वेरी मच लाइक हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी बोलने वालों को अप्रिशिएट करता हूँ। इस भाषा को भी हिंदी मनवाने का जिद की जाती है, लोग आग्रह करते हैं, लेकिन जो इस भाषा को हिंदी भाषा कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि वह हिंदी भाषा की हत्या कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप अपनी धरोहर और भावी पीढ़ियों के विकास पर जबरदस्त हमला कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के चलते ही बहुत बड़े पैमाने पर भाषा का भ्रम फैला हुआ है। आम धारणा फैला दी गई है कि भाषण संप्रेषण और संवाद का ही माध्यम है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा दो व्यक्तियों या समूहों के बीच संवाद स्थापित कर सकती है, और जो कहा जा रहा है उसको वो समूह समझ रहा है तो संबोधित किया जा रहा है, तो भाषा का काम हो गया। लोग कहते हैं कि भाषा का यही काम है, लेकिन ये बात नहीं है। यदि भाषा केवल बोलने और समझने की सीमा तक सीमित कर दी गई तो पढ़ने और लिखने का काम कौन करेगा? भाषा को लिखने के काम से मुक्त कर दिया गया तो ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? भाषा को जीवित रखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है और उससे भी ज्यादा लिखना जरूरी है। ये बात सही है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन वह धरोहर और मेधा की वाहक भी है। इसलिए भाषा को बोलने, समझने, लिखने और पढ़ने की मर्यादा में ही रखना ठीक होगा। यह भाषा के प्रगति और सम्मान के प्रति सबसे आवश्यक शर्त है। भाषा के लिए समझना और बोलना सबसे छोटी भूमिका है। जब तक उसको पढ़ा और लिखा नहीं जाएगा तब तक वो भाषा कहलाने की अधिकारी ही नहीं होगी, वो केवल बोली होकर रह जाएगी। ये बातें सभी भाषाओं के लिए सही हैं, लेकिन हिंदी भाषा के लिए ज्यादा सही है। आज जिस तरह का विमर्श हिंदी के बारे में देखा जा रहा है वह हिंदी के संकट की शुरुआत का संकेत भी माना जा सकता है। इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों को डालकर उसको भाषा के विकास की बात करना अपनी हीनता का स्वीकार करना है। हिंदी को एक वैज्ञानिक सोच की भाषा और सांस्कृतिक छाती के वाहक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे भाषाविद और मेरे मित्र राहुल देव ने एक बार मुझसे कहा था कि हिंदी समाज वास्तव में एक आत्मलज्जित समाज है। उसको अपने आप को हिंदी वाला कहने में शर्म आती है। वास्तव में अपने को दीन मानकर अपने दैन्य को छुपाने के लिए वह अपनी हिंदी में अंग्रेजी शब्दों को ठूंसता है। इसी तर्क के आधार पर हिंदी की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करना जरूरी है। हिंदी के बारे में एक और भाषा भ्रम भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। कहा जाता है कि भारत में टेलीविजन और सिनेमा पूरे देश में हिंदी का विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, इन माध्यमों के कारण विदेशों में भी हिंदी का विस्तार हो रहा है। लेकिन इस तर्क में दो समस्याएं हैं। एक तो यह कि सिनेमा टेलीविजन की हिंदी भी वही वाली है जिसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है, और दूसरी समस्या यह है कि बोलने या समझने से किसी भाषा का विकास नहीं हो सकता। उसको लिखना और बोलना बहुत जरूरी है। उसके बिना फौरी तौर पर संवाद तो हो जाता है, लेकिन उसका कोई स्वरूप तय नहीं होता। टेलीविजन और सिनेमा में पटकथा या संवाद लिखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी की सही समझ रखते हैं, लेकिन शायद उनकी कोई मजबूरी होती होगी जो उल्टी सीधी भाषा लिख देते हैं। हो सकता है कि उनके अभिनेता या निर्माता उनसे वही मांग करते हैं।
इन लेखकों को प्रयास करना चाहिए, अगर सही हिंदी वाले हैं तो, कि निर्माता निर्देशकों को समझाएं कि मेरे भाई यदि सही भाषा लिखी गई तो और भी अच्छी बात बन जाएगी। अमिताभ बच्चन की भाषा भी एक अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर बच्चन के बेटे हैं, हिंदी साहित्य के बड़े कवि उनके पिता रहे हैं। तो और सिनेमा के संवादों में आप उनकी भाषा को सुनिए तो भाषा की क्षमता का अनुमान लग जाता है। अवधी हो चाहे भोजपुरी हो, लेकिन जो भाषा की ताकत है वो उसको बता देते हैं। सही हिंदी बोलना असंभव नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अधिकतर सिनेमा कलाकार निजी बातचीत में अंग्रेजी बोलते पाए जाते हैं। हमारे और अम्बरीश के प्रोफेशन में हम लोगों ने सैकड़ों हिंदी कलाकारों का इंटरव्यू किया, अंग्रेजी में ही बोलना चाहते हैं, जबकि रोटी हिंदी की खा रहे। लेकिन डॉक्टर राही मासूम रजा भी यहीं पे पैदा हुए थे। मैंने ईश्वर उनको करोड़ करोड़ जन्नत दे जहां भी हूं। और उन्होंने हिंदी सिनेमा के माध्यम से जिस तरह की भाषा उन्होंने लिखी है, जो लोगों ने जो जिससे बुलवाया है, वो किसी भी भारतीय को गर्व हो सकता है। कुछ दशक पहले टेलीविजन पर दिखा गए उनके धारावाहिक संवाद के, महाभारत के संवाद हमारी भाषाई धरोहर का हिस्सा बन चुके हैं। टेलीविजन बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा उद्योग है। उसका समाज की भाषा चेतना पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन सही भाषा बोलने वालों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस माध्यम के कारण ही बच्चों की भाषा संस्कार बिगड़ रहे हैं। टेलीविजन वालों से उम्मीद की जाती है कि वो भाषा को परिमार्जित करें और भाषा का संस्कार दें, लेकिन वे तो भाषा को बिगाड़ रहे हैं। हिंदी के अधिकतर टेलीविजन चैनल हिंदी और अन्य भाषाओं में विग्रह पैदा कर रहे हैं। हिंदी के अखबार भी हिंदी को बर्बाद कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि औपचारिक मंचों से ही सही हिंदी बोली जाए, और अन्यथा हिंदी बोली के स्तर से सीमित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। और टेलीविजन की कृपा से छोटे बच्चों की भाषा का प्रदूषण हो रहा है। बच्चे सोचते हैं हमें जरूरी है कि हम भाषा को, अपनी हिंदी को अगर हमने बच्चों की भाषा न बनाया, ये जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चों ने अगर हिंदी बोलने में गर्व अनुभव न किया तो 20-30 साल में हमारी संस्कृति को की क्षरण का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बच्चे सोचते हैं, ज्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे तो और, कि साहब जो भाषा टीवी पे सुनाई दे रही वही भाषा है। माता पिता भी अंग्रेजी ही बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि स्कूलों का दबाव रहता है। देखा गया है कि बच्चों की पहली भाषा तो अंग्रेजी ही हो चुकी है। बहुत भारी फीस लेने वाले स्कूलों में अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है। अपनी भाषा में बोलने वाले बच्चों को दंडित तक करने का प्रावधान हो गया। बच्चों की मुख्य भाषा अंग्रेजी हो जाने के संकट बहुत ही भयावह है। साहित्य संगीत आज की बात तो बाद में आएगी, अभी तो बड़ा संकट दादा दादी नाना नानी से संवादहीनता की स्थिति है। आपस में बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, स्कूल की भाषा अंग्रेजी हो चुकी है। उनके माता पिता भी आपस में और बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चों को अपने दादा दादी से बात करने के लिए हिंदी के शब्द तलाशने पड़ते हैं, जिसके कारण संवाद में निश्चित रूप से कमी आती है। यह स्पष्ट तरीके से नहीं दिखता, लेकिन बूढ़े लोगों को तकलीफ बहुत होती है। हमारा भोगा हुआ यथार्थ भी है। मेरे जो दौहित्र और पौत्र हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं, बाबा या नाना इस शब्द की हिंदी क्या है, मुझे नानी से बात करना। तो ये बातें आज आ रही हैं, और इसका अगर हमने फौरन से पेशतर इसको ठीक नहीं किया तो हमको गड़बड़ा जाएगा। आज एक समाज के रूप में हमें इस स्थिति को संभालना पड़ेगा। बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, आज भाषाओं के इलाके में रहने वालों को अपनी भाषा की श्रेष्ठता पर गर्व होता है। आप बंगाल में चले जाइए, आनंदबाजार पत्रिका जो पढ़ता है वो, उसको अंग्रेजी अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मलया मनोरमा जो पढ़ रहा है, उनकी अपनी भाषा के अखबार हैं। हमारे यहाँ जो अखबार हैं इनको पूरा पढ़ के आपको समझे नहीं आता कि खबर क्या है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ इन भाषाओं में चूंकि उनके यहाँ अखबार हैं, उनके यहाँ अच्छा साहित्य है, तो वो लोग लज्जित नहीं होते, गर्व करते हैं। हमारे यहाँ लोग लज्जित होते हैं। इससे हमें अपने भाषाई संस्थानों को दूर करना पड़ेगा। अपनी भाषा को बोलकर श्रेष्ठता का अनुभव करना भाषा के विकास की बहुत जरूरी शर्त है। इसके लिए पूरे प्रयास से हिंदी को रोजमर्रा की भाषा, बच्चों की भाषा और बाजार की भाषा बनाना बहुत जरूरी है। आज देश में बड़े व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, वहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। चीन और जापान ने अपनी भाषाओं को ही बड़े व्यापार का माध्यम बनाया और आज हमसे बेहतर आर्थिक विकास के उदाहरण बन चुके हैं। चीनी भाषा सीखना नौकरी की गारंटी है आज, क्योंकि चीनी कंपनियां भारत में इतनी आ चुकी हैं कि उनका अनुवाद करने के लिए लोग रखते हैं, वो अपनी भाषा में काम करते हैं। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन वो सीखी भी जानी चाहिए। उसका साहित्य पढ़ा जाना चाहिए, हम लोगों ने सबने पढ़ा है। अगर जरूरी हो तो उसके माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी जुटाई जानी चाहिए, लेकिन भाषा की श्रेष्ठता के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। भारतीय हरिश्चंद्र की बात सनातन सत्य है
निज भाषा उन्नति है, समुन्नत को मूल। भाषा की चेतना से ही पारिवारिक जीवन को और सुखमय बनाया जा सकता है। हमारी परंपरा की वाहक भाषा ही होती है। संस्कृत, साहित्य, संगीत, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ भाषा के जरिए ही अभिव्यक्त पाता है। इसलिए हिंदी भाषा को उसका गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उसी तरह का प्रयास जिस तरह की भारतेंदु बाबू ने किया था, और हर तरह से हर दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, बिना इसके गुजर होने वाला नहीं है। और आज आप सबको मैं इस अवसर पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने करीब 15-20 मिनट मुझे झेला। और दूसरा ये कि आपने भारतेंदु को केंद्र में रख के अपनी हिंदी भाषा को एक समझने समझाने का प्रयास किया। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारा तो बीत गया, ये जो बच्चे हैं ये अपनी भाषा में गर्व से बात करें। लिटिल पिटिल अंग्रेजी में नहीं कहूँगा, अंग्रेजी जो भी है ठीक है, हम उसको बोल लेते हैं, हम और भाषाएं बोल लेंगे, लेकिन अपनी भाषा में बोलने से आपको बेहतर अनुभव होगा। ये मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आमंत्रित। हमारे साथ अपना बहुमूल्य ज्ञान बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर श्रद्धानंद जी को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। जी को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सबको पहले हिंदी दिवस मनाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और न्यायमूर्ति भंवर सिंह जी, रविकांत जी, अमरीश सक्सेना जी, सुष्मिता जी, कृष्णा जी, मिताशा जी, और अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री शेष नारायण सिंह जी। और अच्छी बात कही शेष नारायण सिंह जी ने, काफ़ी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, और ख़ास तौर से आज की पत्रकारिता को केंद्र में रख करके उन्होंने हिंदी भाषा का बड़ा सार्थक मूल्यांकन किया है। क्योंकि मुझे याद है कि भाषा संस्कार तो परिवार से, और जो बनाने वाली संस्थाएं थी वो परिवार, स्कूल, विद्यालय जिसको हम कह लें, और समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र जो है वह आम जनता से जुड़ करके चलती है। ऐसे में आवाज पहुंच रही है ना? जी जी। हाँ, ऐसे में वह ये सारी संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। आज आप देखें, परिवार कमजोर हो गए हैं। जो परिवार की अवधारणा थी, जहाँ उस परिवार से हम अपनी परंपरा को सीखते थे, अपनी संस्कृति से बनते थे, वह शिथिल हो गया है। विद्यालयों ने की जो भूमिका होनी चाहिए भाषा के स्तर पर, वह बहुत कमजोर हो गई है, जिसका उल्लेख जो है इंग्लिश के माध्यम से अभी बाबू शेष नारायण जी ने कही बात कही। पत्रकारिता बहुत बड़ा, लोक शिक्षक की भूमिका में पत्रकार हुआ करते थे। जनता के करीब, जन भावनाओं के करीब, और उनकी भाषा में कह देने की ताकत जो अखबारों में होनी चाहिए, पत्रकारों में, वह मैं तो कहूँगा। और कहते हैं कि सिंह साहब ने नहीं कहा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बहुत गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहे हैं पत्रकार। क्योंकि भाषा का जो जिस तरह से एक समय था, पराड़कर जी ने मुद्रास्फीति जैसे शब्द को इस्तेमाल किया, आज भी वह मुद्रास्फीति चल रहा है। क्योंकि भाषा की सबसे बड़ी ताकत है कि हम उसको प्रचलन में लाएं, उसके सामाजिक सरोकारों से जुड़े, उसके आर्थिक सरोकारों से जुड़े। जो बाजार की बात आपने कही, उससे जब हम जुड़ करके चलेंगे तो बात बनेगी। एक एक शब्द निर्माण करने की प्रक्रिया होती थी अखबारों में, आज एकदम तेजी से बढ़ने की बात है। बहुत सारे शब्द हैं। अब यदि आवेदन चल रहा है तो एप्लीकेशन लिखने की क्या जरूरत है? विद्यालय शब्द है तो विद्यालय स्कूल शब्द लिखने की क्या जरूरत है? जो शब्द प्रचलन में है उसके जगह पर आप ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। ये मैं कहते हैं कि आरोप नहीं लगा रहा हूँ,
क्योंकि आम जनता जो है वो हिंदी से जुड़ करके है, हिंदी में बड़ी ताकत है। आज मैंने जब मोदी जी की जीत हुई थी तो मैंने कहा था नागरिक प्रणय सभा में कि हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने कहा था कि ये कहते कि हिंदी की भी जीत है। हमारे जब राजनेता आम जनता की भाषा से जुड़ करके बात करते हैं तब वह समझते हैं कि राजनीति में और व्यवस्था में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या जनता के लिए किया जाने वाला है। क्योंकि भले ही हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को न दिया हो, भारत सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया हो, लेकिन हम कभी ये नहीं भूलते अपनी परंपरा में कि हिंदी सबसे बड़ी संपर्क भाषा देश की है। आज तो वैश्विक स्तर पर भी कई देशों में अपनी बोलियों के माध्यम से जो है वह संपर्क भाषा के रूप में है। मॉरिशस, श्रीलंका, फिजी आदि में सत श्री राम गुलाम विश्व सम्मेलन में तो खड़ी बोली में नहीं बोल पा रहे थे ठीक से, तो हमने नीचे से आवाज दिया था कि सर भोजपुरी में बोलिए। उसके बाद जब उन्होंने भोजपुरी में बोलना शुरू किया जिसमें उनका एक प्रभाव था, उसके साथ जब जुड़ करके आया तो समझ लीजिए कि सारा संप्रेषण का एकदम फलक ही स्पष्ट हो गया और सब लोग ताली बजाने लगे। ये ताकत होती है भाषा में। आज हम क्या करते हैं कि एक हमने जिसका उल्लेख किया, दब्बू बनने की जरूरत नहीं है। भाषा दब्बू बनने की चीज नहीं होती। कोई भी देश की भाषा हो वो उसके लिए दब्बू बनने की चीज नहीं है, उस पर गर्व करने की बात है। उसको स्वाभिमान होना चाहिए, उसको अभिमान होना चाहिए। किसी के ये कहते हैं कि मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम दब करके रहें। ये ताकत जो है हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। ये इसी ताकत के कारण ही आज जो लोग हिंदी को लेकर के बात करते हैं, हिंदी का क्या मतलब है, हिंदी पे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, हिंदी पट्टी बात करते हैं। हमारे बहुत से साम्यवादी विचारक जो है, आलोचक भी हिंदी पट्टी गैर हिंदी पट्टी की बात करते हैं, वो गलत बात करते हैं। हिंदी तो पूरे हिंद की भाषा है, जान लीजिए आप, हिंद की भाषा है। इस बात को भी ख्याल करना चाहिए कि हिंदी का मतलब है कि पूरे हिंद की भाषा है। आज नीचे माने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और सारे सब उत्तर गुजरात से लेकर इधर तक आप चले, सभी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अपनी पूरी ताकत के साथ जीवित है। और आज यही कारण है कि आज पूरे बाजार में भी विज्ञापन की भाषा में भी काफी बदलाव आया है। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हमें बंटुआ संस्कृति की ओर नहीं जानना चाहिए जो हम बना लेते हैं। जैसे कि आज कॉन्वेंट में, स्कूलों में, गांव में भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चा नंगे पैदल चल रहा है लेकिन टाई लगवा दिया ताकि लगे कि मेरा बच्चा बहुत आगे जा रहा है, और हवाई चप्पल पहन के जा रहे हैं। माने कोई संस्कार नहीं। ये बहुत ही, मैं तो घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ पूरे गांव से लेकर के शहर तक, ये कैसी स्थिति है। ऐसे बच्चे न हिंदी के हो रहे हैं न अपनी अंग्रेजी के हो रहे हैं, वो कहीं भी अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। आज ये चीजें जिस तरह कहते हैं अवशेष नारायण जी ने फिल्मों को केंद्र में रख करके किया, आप प्रयोग कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि नीरज जी ने जो गीत लिखा, भाई मासूम रजा जी का उदाहरण दिया, कहते हैं कि महाभारत के संवादों का, आज नीरज जी के गीत को भी आप जाकर देखें, क्या शुद्ध परिष्कृत और सुपरहिट गीत। जो प्रेम पुजारी के गीत कहते हैं कि हम लोग के छात्र जीवन में फिल्में आई थी और सबके जुबान पर थी, और संप्रेषण की ताकत देखिए। ये जो ताकत आनी चाहिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा हमें अमरीश जी कि आपने भारतेंदु जी को केंद्र में रखा, और भारतेंदु जी हमारे नवजागरण के हैं। 1850 की उनकी पैदाइश है और 1857 की क्रांति होती है। उस समय 7 वर्ष की अवस्था थी, बड़ा उन्होंने देखा सुना था, उसको समझा था, रईस घर के थे, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन गुलामी तो गुलामी होती है, उसको उन्होंने उस भाव से समझा। जैसे आज की नई पीढ़ी हमारी अंग्रेजी के साथ गुलामी की भाषा को नहीं समझ पा रही है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं तानाशाह बन जाऊं तो मैं हिंदी को अनिवार्य कर दूं। जो लोग कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, पाठ्य पुस्तकें अपने आप आने लगेंगी, लिखी आने लगेंगी। ये ताकत आई। हम पहले से कैसे शरणागत हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी था, सामान्य रूप से त्रिकोणमिति पढ़ता था, ट्रिग्नोमेट्री, और देखिए त्रिकोणमिति उसका शब्द चला और सब ज्या से लेकर के हम लोग सारी त्रिज्या से लेकर के सब उसकी टर्मिनोलॉजी समझने लगे थे। तो आज कार्बनिक की बात हो रही है। आप प्रयोग कीजिए, जब बात चलेगी। और आज के केंद्र में जब आपने रखा है, मैंने इस पर कई मेरे लेख हैं, प्रकाशित हैं, जब भूमंडलीकरण का दौर हो रहा था अमरीश जी, और बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया, देखा सुना, सुष्मिता जी ने देखा सुना, और बड़ा अच्छा लगा हमको। मैं अस्वस्थ हूँ, टाइफाइड से मैं
अभी उठा हूँ और कहते हैं कि बोलने में भी कहते हैं कि शक्ति लग रही है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो शक्ति स्वतः स्फूर्त हो जाती है। और बैठ के तो मैं कभी बोलने का कक्षा में बैठ कर कभी पढ़ाया नहीं जीवन भर, यहाँ तो बैठ करके बोल रहा हूँ, इसलिए वो अभिव्यक्ति का वो पक्ष नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो हमारे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो आप पत्रकारिता के बच्चे सीख रहे हैं, शब्द गढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। शब्द आप गढ़ने की है, सारी संस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, आप उसको बनाइए। जो पारिभाषिक शब्दावली है बनाया भारत सरकार ने, उसको भी लेकर के, और कि मुझे कहने में जरा सा भी कहते संकोच नहीं है कि जिस तरह से हमारे राजभाषा को बना के संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अनुच्छेद बनाए गए हमारे यहाँ 343 से लेकर 351, जिसका मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है, और फिर भाग 5 में और भाग 16 में संविधान में जो अलग अलग अधिनियम आदि बनाए जिसका उल्लेख अभी शेष नारायण जी ने कर रहे थे। ये आप देखें आप कि हिंदी ये पूरा का पूरा राजभाषा का जो इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख रखा है उन्होंने, वो केवल किंतु और परंतु में फंस गई है कि ये हो जाएगा, यदि हो जाएगा तो ऐसे 15 साल होगा, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे लिपि होगी, ऐसे होगा तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय। ये क्या मजाक है क्या? ये भाषा का केंद्र तो 2 वाक्य में, और आपको जानकर क्या आश्चर्य होना चाहिए कि उसी दिन उसी सभा में न केवल इनकी चर्चा हो रही, परंतु पूरे देश की भाषा भी उल्लेख हो रहा है। ये हमें अपने प्रांतीय भाषाओं की बात भी हो रही है। ये भारतीय भाषा दिवस का अवसर है, मैं मानता हूँ। तो ऐसे अवसर में और उसी के केंद्र में ही हिंदी सबको समाहित कर लेती है। हिंदी में वो समावेशी शक्ति है कि आप उसमें आप अंग्रेजी के शब्द पाएंगे, पुर्तगाली पाएंगे, फ्रेंच पाएंगे, तमिल पाएंगे, तेलुगु पाएंगे, कन्नड़ पाएंगे, मलयालम पाएंगे, चाइनीज, अब मैं किस किस शब्दों की बात कहूँ, गुजराती के शब्द पाएंगे। और भाषा ने हिंद की भाषा होने का जो गौरव उसने प्राप्त किया। ऐसा मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी के गढ़ने के लिए आप कर दें, जो प्रचलन में चीजें आ जाए कि हम रेडियो का लगे अनुवाद करने और टेलीविजन का हम अनुवाद करने लगे, तो ये हंसी की बात हो जाएगी कि वो जैसे रेलगाड़ी का लोग लौहबत कामनी आदि करके लंबी लंबी चौड़ी व्याख्या कर देते हैं, चाय के लिए शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। और ये सामान्य बात होनी चाहिए। जो कहते हैं कि वह मैं तो अनिवार्य रूप से आप अपने विद्यार्थियों को 2 चीज तो भारतीय जी का अवश्य बढ़ाइए। ये अवसर भी है कि हम अपने समस्त पूर्वजों को, क्योंकि ये संत हमारे जितने हैं, हमारे कवि हैं, जितने भक्त हैं, हमारे जितने फकीर हैं, जितने हमारे मजदूर हैं, ये सब की आम जन की भाषा है जिसका उल्लेख। इसीलिए गांधी जी गुजराती होते हुए भी उनके सारे भाषण हिंदी में हैं, और वो सरल हिंदी के बड़े पक्षधर थे। वो तो कहते थे कि ये 2 माताओं का उल्लेख करते थे कि पहली माता हमारी जो अंग्रेजी है उसका दूध जो है वो जहर के समान है, और जो हमारी दूसरी माता हिंदी है उसका दूध जो है वह शुद्ध दूध है, अमृत के समान। ऐसी ताकत क्या। जब उन्हें बात BBC के का संवाददाता पहुंचा, बात किया अंग्रेजी आप कैसा फील कर रहे हैं गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। ये ताकत ये होनी चाहिए। लेकिन हमारे राजनेताओं की जो कहते हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर हो गई बात में। आज उसके कारण जो है न जाने कैसी कैसी बातें जो है, जब होता है तो भाषा लादी नहीं जाएगी, भाषा छुपी नहीं जाएगी। क्या कहने की आवश्यकता है। हिंदी तो स्वयं अपना रास्ता बनाती हुई चली जा रही है। हाँ, ये बात अलग है, कभी मैं सोचता हूँ कि आज देवनागरी लिपि के जहाँ पर जो है बच्चे जिस तरह से जो है वह कल लिखना है तो KL लिख रहे हैं, ये जो रोमन का है, आप उस भाषा को नंगा क्यों कर रहे हैं। वो हमारा पहनावा है, हमारा ओढ़ना है, बिछौना है। लिपियां उसको स्थायित्व प्रदान करती है, उसमें हमारी सांस्कृतिक चेतना निहित है। वो हमारा वो पक्ष नहीं है कि जो हम लिखते हैं पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो लिखते नहीं है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी हिंदी भाषा हमारी लिपि में इतनी मुक्तता है कि जो हम कहते हैं सो लिखते हैं, जो लिखते हैं सो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कहीं छिपाव नहीं है। और न हमारे यहाँ अक्षर को लेकर के जो लोग बात करते हैं कि वर्णमाला अधिक है। अरे भाई, अंग्रेजी में वर्णमाला का आपने जिक्र किया क्या। कभी कैपिटल करते हैं तो कभी स्मॉल करते हैं, कभी छापा खाना का अलग करते हैं तो कभी राइटिंग करते हैं। यदि आप ऐसी गणना करने लगे तो आपको लगने लगेगा कि ये तो केवल हिंदी को दबाने की बात कही जा रही है। हिंदी जैसी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। कभी अवसर आएगा आपके जब आना जाना शुरू होगा तो मैं निःशुल्क हिंदी सेवा के लिए, बहुत सेवा मैंने की, बहुत पैसा पाया हिंदी पढ़ा करके, मैं निःशुल्क आकर के बच्चों को बताना चाहूंगा कि हिंदी अपनी भाषा, अपनी लिपि के कारण कैसे वैज्ञानिक है। कोई भी भाषा आज वो नहीं कहती। दुनिया की समस्त भाषाओं को लिपिबद्ध करने की ताकत यदि है तो नागरी लिपि में है।
चाइनीज भी यदि आप कहेंगे तो मैं देवनागरी में लिख लूंगा। इतनी संभावनाओं से कहते हैं कि निहित है हमारी हिंदी भाषा। लेकिन आज हमने भाई बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा लज्जित होने का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी एमए करते थे तो लगता था कि बहुत कमजोर, किस विषय में कहने में संकोच करते थे, किस भाषा में एमए कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हैं, ऐसा दूसरी लगता था कि हिंदी जो भाषा कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा, उसकी संस्कृति कमजोर हो जाएगी। बार बार गांधी जी के उल्लेख में, तो गांधी जी की द्वारा स्थापित संस्था का अध्यापन कार्य मैंने किया, उसमें इतनी बातें गांधी जी ने कही है हिंदी को लेकर के कि आप आश्चर्यचकित करेंगे। अभी बहुवचन में मेरा एक लेख छपा है हिंदी भाषा को लेकर के, भाषा संस्कृति और साहित्य लेकर के। ये सितंबर अक्टूबर में मैंने एक लेख भेजा था, प्रकाशित किया, कल ही पत्रिका आई है मेरे पास। उसको ये ताकत आनी चाहिए। लेकिन आज मैं तो कहता हूँ कि हमारे ये पितामह लोग हैं, ये पुरानी परंपरा जो संतों की जो परंपरा थी, उस परंपरा को लोग माने कि एक तरह से जागृति का जो स्वर दिया, जो भक्ति काल में जो तुलसी ने किया, जो कबीर ने किया, जो जन जागरण का काम, यदि उसके बाद जन जागरण का आधुनिक काल में कोई किसी ने काम किया तो भारतेंद्र जी ने किया। ये भारतेंद्र ने जो नव जागरण के अग्रदूत है, वे कहते हैं कि आपके महादेवी जी तो आदि शंकराचार्य कहा करते थे कि गांधी जी, भारतेंद्र तो आधुनिक हिंदी के आदि शंकराचार्य हैं। हमारे राजदेव कहते हैं कि जो राजदेव सिंह जी जो संगीत के सबसे बड़े मर्मज्ञ, जो कहते थे कि यदि बसंत देखना है साहित्य में तो कहते हैं कि भारतेंद्र को देखो, जिसमें एक नई ऊर्जा, नई ताकत, सब कुछ करने पर, और टकराहट थी, लोग उस पर राजभक्ति का आरोप लगाते हैं, लेकिन देशभक्ति इतनी जम करके आप उनके अभी बच्चे नाटक अंधेर नगरी खेल रहे थे, भारत दुर्दशा देखिए, किस पर अटैक नहीं किया, सबे जात गोपाल पर, उनके नाटक में जाति व्यवस्था पर बड़ा करारा प्रहार है। कभी अवसर लगे तो उसका भी मंचन कराइए, लोग उसको आनंदित हो गए, क्योंकि जो समाज हमारा भारतीय समाज वो क्या जमीनी हकीकत बन गई है जाति व्यवस्था। इस सारे को तोड़ने का जो कोई काम कर सकता है तो भारतीय कर रहे थे अपने देश काल में, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आर्थिक को लेकर के। उनका एक लेख जो है, अब आप सोचिए कि अभी मैंने विस्मित न इसलिए मैंने लिखा, उन्होंने हिंदी की उन्नति पर एक व्याख्यान दिया था, और ये व्याख्यान हिंदी वर्धनी सभा में दिया था 1877 ईस्वी में, और 98 दोहों में दिया था, 98 दोहों में। उन्हीं दोहों में एक दोहा है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। ये उसी 98 का एक दोहा है। उसी में कहते हैं कि सो माता हिंदी बिना कछ नहीं जानत, और दासो निज भाषा है सभी ही सिरमौर। ये जो सिरमौर है ये भारतेंद्र जी है। वो उन्होंने पत्रकारिता, उनकी पत्रकारिता जाकर के देखिए, जो उन्होंने हर्षे चंद निकालेगा, बाला बोध ने निकाला, जितनी भी पत्रिकाएं उन्होंने संपादन की, आज वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज के पत्रकारों को देखने की आवश्यकता है कि उस कालखंड में जो कि सत्ता से लड़ते हुए, सामाजिक सुधारों को करते हुए, अपनी बात रखते हुए जन जागृति करना, नवजागरण करना, ये उनकी ताकत को देखने की, जो पराड़कर जी ने हमारे किया, जो हमारे गर्दे जी ने किया, ये धरोहर हमारे साहित्य माने की अमानत है हमारी परंपरा की। तो कहते हैं कि इस तरह की जो बात कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक उनका कहते हैं कि लेक्चर है, व्याख्यान है, वो भी कहाँ, बलिया के ददरी मेला में। ददरी मेला जी, ददरी मेला के बारे में अमरीश जी बहुत जानते हैं, गए भी होंगे। अब जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे विनोद दुआ जी के साथ परख हाजिब के कार्यक्रमों में, मुझे उम्मीद है कि जरूर गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्षों को लेकर के काम कर रहे थे। तो वहां ददरी मेला में आप सोचिए, वहां जाकर के भारतेंद्र जी, जहां पर पशु भी बिक रहे हैं, दूसरे मेले ठेले भी हैं, खान पान भी है, ऐसे समय में जाकर के ये लोक चेतना का है, ये जन चेतना की जो ताकत भारतेंद्र की, वह देखने योग्य है। वहां जाकर के उन्होंने एक व्याख्यान दिया, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसे मैं बार बार, गिरीश चंद्र चौधरी साहब अब नहीं है, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत बैठकी होती थी। उनके भारतेंद्र जी के प्रपौत्र नागी प्राणी सभा से लेकर के उनके भारतेंद्र भवन में मैं अक्सर जाया करता था। उनका अभी भी धरोहर है, पालकी है, उनके इंतजाम आदि है, सब कुछ है। हम लोगों ने अंक भी निकाला था बीएचयू में, जब हम लोग छात्र थे तो भारतेंद्र स्मृति अंक हम लोगों ने निकाला था डेलीगेशन की तरफ से। ये सारी चीजें हमें केंद्र में रखने की आवश्यकता है। उस भाषण में कहते क्या है, मैं तो कहता हूं कि एक साहित्यकार का, एक भाषा अनुरागी का, क्योंकि जो देशानुरागी होगा वही उस देश की भाषा का अनुरागी होगा।
ऐसा हम ऐसे देशभक्त नहीं हो सकते कि हम अंग्रेजी की वकालत करें और कहें मैं बहुत बड़ा देशभक्त। भाषा अपने यहाँ पर सही है, भाषा पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपना जो विकास है, ज्ञान का जो सीखने का माध्यम है, उसको लेकर के चलिए। आज बहुत दिनों के बाद कहते क्या हैं अंत में कहते हैं कि भाइयों अब तो नीत से चौंको। अपने व्याख्यान का अंत करते हैं ददरी मेला में, भाइयों अब तो नीत से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये बात, और उस पूरे लेख में आप पढ़ेंगे तो आज की जो सांप्रदायिक चेतना है जिसको लेकर के आज वोटों का बंटवारा होता है, उस आलेख में है। उसमें आर्थिक गतिविधियों का भी वर्णन किया है। मैं तो उसको कहता हूं कि एक साहित्यकार का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। जैसे हर पार्टियां अपना एक मैनिफेस्टो देती हैं, अपने लाभ हित के लिए देती हैं, कुर्सी पाने के लिए देती हैं, लेकिन भारत माता की संरक्षा के लिए, भारत माता की स्वाभिमान के लिए यदि किसी साहित्यकार ने उस कालखंड में यदि कोई मैनिफेस्टो जारी किया तो ददरी के मेला में बाबू हरिश्चंद्र जी ने किया, जो उनका भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी। अब तो पाठ्य पुस्तकों से हटा जरा, मैंने इसको हाई स्कूल में पढ़ा था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी, जो हमारे पाठ्यक्रम में था। जिस तरह से पाठ्यक्रमों का एक फेरवट शुरू हो गया, बदलने का हो गया, माने उसमें निष्क्रियता भरने की बात हो गई। जो हमारी अपनी परंपराएं थी, जो हमारी ताकत थी, उसको हटा करके जिस तरह से जो है हमारे कहते पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ, बहुत दोषपूर्ण है। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं ऐसा काम करता हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पाठ्यक्रमों में कमेटी में था। मैंने कहा कि अरे सब होता है, लेकिन हमारे नौजवानों पर जो शहीद हो चुके हैं उन पर एक पाठ जो है 6 में भी रहे, 7 में भी रहे, 8 में भी रहे। वो ताकत तो आनी चाहिए, अपनी माटी के प्रति जो लगाव तो आनी चाहिए। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो गांधी जी और बहुत से 2-3 लेख हैं उनके जाति संगीत में भी, और ये जो लेख है उनका या जो उनकी बात कहते हैं, निज भाषा का मतलब बहुत व्यापक अर्थ है। वो निज भाषा हिंदी भी है और वो निज भाषा अपने जो क्षेत्र की जो भाषाएं हैं जो उसके साथ जुड़ाव करके भी है। और यही हमारे संविधान के 351 अनुच्छेद में जो हमारी सामाजिक संस्कृति का उल्लेख किया हुआ है, उसमें कहते हैं कि यदि वो हमारा शब्द यदि कोई बनाना हो, करना हो, तो पहले संस्कृत में जाओ, संस्कृत के शब्दों से शब्द की पारिभाषिकता को अनुवाद करो। यदि वहां नहीं अधिक दिक्कत हो रही हो, सहजता नहीं मिल रही है, तो प्रांतीय भाषाओं में जाओ, वहां पर आकर के लेकर के आई। जो हड़ताल है, देखिए हमारा हड़ताल हमारी हिंदी का नहीं शब्द है। हिंदी तो वो है ना, एक समुचित गुच्छ है जो पूरे देश की भाषा को अपने में समाहित करके चलती है। बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे आपके पत्रकारिता के कि हमारे भारत में कई भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे भारूवी है, द्रविड़ है, आर्शिक है, तिब्बत चीनी है, और कहते हैं कि बहुत सी हमारी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारतवर्ष में इतनी विविधता है, लेकिन उस विविधता को यदि एक सूत्र में जोड़ने की यदि किसी भाषा में ताकत है तो हिंदी में वो एकता के सूत्र में यदि किसी को पिरोहित है, यदि किसी को भारतीयता की सुगंध से आप्लावित करने की ताकत किसी में है तो हिंदी में है। ये ताकत हिंदी की है। लेकिन यदि हम हिंदी पर गर्व नहीं करते हैं तो अपने मातृभूमि से भी प्रेम नहीं करते। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे जब अपने पर गर्व करना नहीं सीखेंगे। जब आज बंटुआ संस्कृति जिसका उल्लेख अभी शेष नारायण जी ने किया कि किसी भी इंटरव्यू में लेने जाता था फिल्म एक्ट्रेस का, हीरोइन का, उनके कलाकारों का, अरे वो हिंदी में नहीं बोल रहे, हिंदी बोल रहे हैं तो बट बीच में बट घुस रहे। अरे हमारे पास लेकिन नहीं है क्या? हमारे पास परम शब्द नहीं है क्या? बहुत ढेर सारे शब्द है, आप उसको प्रयोग करो ना। आप दिखाना क्या चाहते हो कि ऐसी बातें आ रही हैं और ऊपर से कहते हैं कि जनता ये देखना चाहती है। जिस तरह से भदेश गाने आए, पौआ चढ़ा के आई और यथम लगा के आई, नाच, ये कोई अपनी संस्कृति है क्या? जो समाज में छिपाव का, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, गोपन का है, उस गोपन को इन्होंने इतना उखेड़ दिया तो सारा सौंदर्य ही खत्म कर दिया। मैं तो कहता हूँ, कभी देखता नहीं पुरानी फिल्में, यूट्यूब पर लगा के देख लेता हूँ मैं, लेकिन आज की फिल्मों में क्या हम देखें? तो आज हमारा जो हमारे एक पक्ष है, जो तैयार होती थी भाषा, फिल्मों से तैयार होती थी, हमारी पत्रकारिता से तैयार होती थी, हमारे साथ कहते हैं कि अलग अलग बम्बैया हिंदी की बात अभी चल रही थी, कल राजू श्रीवास्तव जी थे,
एक प्रोग्राम में बात हो रही थी, वो इस तरह की चीजों को लेकर के। तो आज हमारे साथ ये है कि कहते क्या है कि जो हमारा उनका जो नई चाल में हिंदी ढल रही थी, उसके मूल में जो उनका अपना पक्ष था, तो उसके आधार पर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ यदि संस्कृत में, अरबी में, अंग्रेजी में, सब कुछ में यदि बहुत कुछ ज्ञान का भरा हुआ है तो मेरे किस काम का, जो हमारी अपनी भाषा में है। क्योंकि अब संस्कृत जो है आम जनजीवन में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, केवल वो कर्मकांड तक हमारे यहाँ सीमित, तक पूजा पाठ तक सीमित रह गई है। जैसे कि हमारे यहाँ जो लेकर के हमारे अरबी फारसी के लेकर के मुसलमानों के साथ होता है। उर्दू भाषा की क्या स्थिति है? उर्दू भाषा में तो केवल उनके अरबी फारसी के शब्द है, बाकी तो सब हमारी हिंदी की है, उनकी समस्त क्रियाएं हमारी हिंदी की है। लेकिन जब भाषा का विवाद होता है तो लिपि के नाम पर लेकर के लोग एक बात द्वितीय राजभाषा का ले लेते हैं। इसी द्वितीय राजभाषा की घोषणा न करने के कारण संपूर्णानंद जी वाराणसी दक्षिणी से हार गए। उन्होंने कहा मैं द्वितीय राजभाषा कभी घोषित नहीं करूंगा, मैं हारूं चाहे जीतूं। ये दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज तो क्या है कि किसी उपाय से हम कैसे जीत जाए, कौन सा उपाय करके, कौन से, चाहे टोपी लगा ले, चाहे दुपट्टा ओढ़ ले, चाहे साल ओढ़ ले, किस हिसाब से आकर के, तो ये जो ताकत आनी चाहिए, ये हमारे राजनेताओं को जो आइडियल होने चाहिए। गांधी जी के भाषण देखिए, कितनी सरल हिंदी में सारी बात कहते, और उनका पूरा साहित्य जो भरा हुआ है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। मेरे सपनों का भारत उनका एक संकलन है। मैं कहता हूँ कि अपने यहाँ बच्चों को जब भी कभी पुरस्कार दीजिए तो मेरे सपनों का भारत जरूर दीजिए। उसमें हर चीज लिखी हुई है, हर बात कही जा रही है। मैं तो जब भी अवसर मिलता है मैं यही पुस्तक मंगाता हूँ, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से, बांटता रहता हूँ कि भाई कम से कम इसको ही पढ़ो। ऐसा नहीं आरोप प्रत्यारोप में। तो आज हमारी ताकत है, इसलिए हमें ये इस बात को हमारी भाषा में होनी चाहिए। वो कहते हैं कि बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जो उसकी अपनी शिक्षा है। आज बहुत दिनों के बाद शिक्षा नीति में मातृभाषा की चर्चा हो रही है। आजादी के इतने दिनों के बाद यदि मातृभाषा की यदि कोई चर्चा हो रही है तो आज हो रही है। यद्यपि त्रिभाषा सूत्री का उल्लेख बार पहले हो चुका है कि लड़का हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, उसके साथ एक दूसरी भाषा पढ़े। उसी भाषा के तहत हमने तेलुगु भाषा का अध्ययन किया था। तो इस त्रिभाषा सूत्री के कारण तो ये रखना चाहिए। हमको कहते हैं कि गर्व होना चाहिए, हमको बांग्ला पढ़ना चाहिए, हमें गुजराती पढ़नी चाहिए, हमें उसका अनुवाद पढ़ना चाहिए। इसके ताकत से आनी चाहिए, जिसका उल्लेख जो है भारतेंद्र जी अपने उसमें कह चुके हैं। कहते हैं अंग्रेजी में इतनी अशुद्धता है, भारतेंद्र जी कहते हैं कि इतनी अशुद्धता है, जो उनका 98 छंद का जो दोहे का जो उनका भाषण है, कविता में दिया गया भाषण है उनका। तो कहते क्या जो कहते अशुद्धता है, वो कभी अपनी अशुद्धता पर लज्जित नहीं होते, गर्व करते हैं। और हम हैं कि कभी चिल्लाते हैं कि ये मैं आप तो लोग जब बोलते हैं कि मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, ऐसा कह करके गर्व करते हैं। ये कहने की क्या आवश्यकता है कि मेरी हिंदी कमजोर है? जो भी हिंदी है बोलो, कहने की क्या आवश्यकता है कि मेरी हिंदी कमजोर है? आज ये अवसर आता है कि हम अपने को, जैसे ऐसी तिथियां जो आती है हिंदी दिवस आदि के बाद भारतीय भाषा दिवस के रूप में, वो एक बात को संकल्पित करते हैं। जैसे लोहार जो है लोहा गर्माता है तो राख निकाल करके जब तक लोहे को झाड़ता नहीं तब तक और गर्म अपना स्वरूप प्राप्त नहीं करता। तो ऐसे दिवस पर हमें स्वरूप पैदा करने की, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति हमारी होती है भाषा में। आज पहली बार शिक्षा नीति में जो है आज मातृभाषा की चर्चा हम कर रहे हैं, और निज भाषा के माध्यम से भारतेंद्र जी ने लोक भाषाओं की बात कही। आज उन्होंने अपने उसमें जो है कि ठुमरी, चैती आदि सारी चीजों को जो है आज ये सारी चीजें वह लोक भाषा में फोन आ गया था। तो आज ये सारी चीजें उनके अपने ठुमरी है, चैनैनी है, सब पक्षों को लेकर के लिखा। और आप ताकत देखिए, क्योंकि सभी नाटकों को आप, अभी बच्चा स्टेज पर कर रहा था, मैंने लगा रहा था थोड़ा देर तक, मैंने देखा सब नुक्कड़ नाटक जैसी ताकत रखते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसी ताकत कहने का मतलब है कि जनता में सीधे सीधे उसका प्रवेश, ये ताकत जो है भारतेंद्र जी की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतेंद्र जी के नवजागरण है, और हिंदी में वो शक्ति है कि वो हमेशा यदि देश को आज लेकर के, आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज हिंदी में हमारे सभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य नेता जो है हिंदी में भाषण कर रहे हैं। अच्छा लगता है। जनता तो समझेगी ना कि हमारे लिए क्या बोला जाए, क्या बोल रहे हैं। उन शब्दों को लेकर के सरल हिंदी में बोलिए, संप्रेषण की बात कहेगी। केवल भाषा केवल बिल्कुल नहीं है, केवल माध्यम जरूर है,
लेकिन माध्यम से बढ़ करके उसकी शुचिता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भाषा हमारी शुचितापूर्ण हो, और उसी शुचितापूर्ण भाषा में ही हमारी संस्कृति रह सकती है, हमारी अपनी मान्यताएं सुरक्षित है, हमारे अपने सारे संस्कार हैं। इसलिए सीधा संबंध जो है केवल भाषा का न केवल बाजार से है, न केवल दो चार आदमी के अभिव्यक्ति से है, बल्कि उसका संबंध सीधे सीधे हमारी संस्कृति से है, हमारी अपनी परंपराओं से है, और अपने होने के बोध से, आत्मगौरव से है। इसलिए तमिल है तो उस पर भी मुझे गर्व है, तेलुगु भी है तो उस पर भी मुझे गर्व है, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि हिंदी इन सबको लेकर के समेट करके एक ऐसी भाषा बन गई जो पूरे हिंद की भाषा है। जो हिंदी पट्टी की बात जो कहते हैं लोग, मैं उस पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता हूँ कि हिंदी पट्टी और गैर हिंदी पट्टी की बात जो है, जो हमारे कहते हैं कि साम्यवादी क्या चिंतक जो है कहते हैं, ये गैर जरूरी है ये जो इस तरह की बातों को कहना। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने की ताकत आनी चाहिए। भारतीय जी पर आपने किया, और इसी परिवेश में बहुत सुना। मैं तो अस्वस्थ होते हुए भी अपनी सारी बातें रख सकता। साथ में लोग रहते हैं तो थोड़ा सा लोगों की भाव भंगिमाओं से भी कुछ बातें स्फूर्त होती रहती हैं। इसमें थोड़ा सा आभासी मामला रहता है। अपने ही कमरे में अकेले बैठ के मैं चिल्ला रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन भारतीय जी का नाम जब भी आएगा आज हमारे लिए जो है वरेण्य है। आज जो है कहते हैं क्या, देखिए उनकी दो पंक्तियां मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। रोवहूं सब मिल के आवहूं भारत भाई, रोवहूं सब मिल के, भारत दुर्दशा में लिखते हैं 1876 में, रोवहूं सब मिल के आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखने जा। आज उन्हीं मान्यताओं में आज मैं देखता हूं कि हमारी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, केवल हमारे कहते चिल्लाने की बात करने हैं। तो बहुत सही कहा शीर्ष नारायण जी ने कि हमारे अंदर पढ़ने की भी ताकत आनी चाहिए। लोग पढ़ क्या रहे हैं आज दिन रात जो है, जो लगा करके केवल यही समाचार है। कुछ तो दीजिए, आप सुबह से लेकर शाम तक विद्यार्थी है या टेलीविजन पर भी है तो कोई बात तो सामने आनी ही चाहिए ना, कुछ ग्रहण की शक्ति आनी चाहिए। तो आज ऐसी स्थिति है, और बाजार की संस्कृति में तो कभी कभी हंसी कि डिस्कवरी का तुम्हारे तौर पर वो किस तरह सरल भाषा को लेकर कर रहा है, या जो नेशनल जो जियोग्राफी वाला आता है प्रोग्राम उनका, उसकी भाषा जा करके देखिए, जबकि हमारे अपने न्यूज चैनल को देख करके। तो मैं कहता हूँ आपने भारतीय जी को केंद्र में रखा, बिल्कुल सही। हमारे पितामह है, जब भी हिंदी की बात होगी और स्वाभिमान की बात होगी तो निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूत। बहुत बहुत आप लोगों ने धैर्य से सुना, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और कभी अवसर आएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि मेरा विषय ही यही है, भाषा से जुड़ करके भाषा विज्ञान साहित्य से लेकर के। इसलिए कभी अवसर होगा तो फिर बात करूंगा। निर्धारित पर प्रणाम सबको। धन्यवाद सर। हम सभी छात्रों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम आप दोनों दिग्गजों को सुन पा रहे हैं। आज हिंदी दिवस मनाने हेतु 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें से पूर्व संध्या में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के कई दिग्गज कवि शामिल हुए थे। वह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से आयोजित किया गया था, जिसमें सभी ने 2 घंटे खूब आनंद उठाया। और आज हम सभी ने हमारे डीएमई मीडिया स्कूल के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, जिसमें छात्रों ने पूर्ण निष्ठा और उत्साह से भाग लिया। अब मैं श्री शेष नारायण सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आएं और काव्य प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। ये हो गया जी जी जी। हाँ, तो मैं प्रतियोगिता की घोषणा तो करूंगा, लेकिन ये मेरी एक हिंदी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि भाषा पर गर्व महसूस करो। मैं हिंदी, उर्दू, संस्कृत और एक आध भाषाएं जानता हूँ, लेकिन हिंदी में ही बात करता हूँ, विदेशों में भी, और हमको कोई शर्म नहीं आती। इसलिए हिंदी में जो गर्व का अनुभव करोगे तो हम बताएं परिणाम, नहीं तो मैं रोकने चाहता हूँ।
भाई ये कविता प्रतियोगिता जाहिर है कि बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया होगा, लेकिन इसमें पहला स्थान मिला है पलक रस्तोगी को। और उससे थोड़ा ही पीछे लगभग उसी मुकाम पे दूसरी बच्ची थी आयुषी वर्मा। बाकी जिन लोगों ने भी भाग लिया सब ने अपना प्रयास किया। वो है उर्दू भी हमारी भाषा ही है, उसमें कहते हैं मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो कारवां अपना जारी रखो, और मंजिल तो आती जाती रहती, मंजिलें बार बार आएंगी, लेकिन कारवां नहीं रुकना चाहिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर श्रद्धानंद जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो बस 1 मिनट प्रतियोगिता के परिणाम को घोषित करें। आवाज आ रही है? जी 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 सर। इसमें जो है द्वितीय स्थान जो है सिद्धार्थ कुकरेजा ने प्राप्त किया है, और प्रथम स्थान देवेश गुप्ता जी ने। अरे दोनों लड़के। चलो अच्छा है, हमने तो लड़कियों को आगे किया। डॉक्टर साहब आप जो हैं मर्दवादी सोच चला रहे। चलिए बहुत अच्छा बच्चों। धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, डीन डीएमई मीडिया स्कूल से निवेदन करती हूँ कि वे आए और लघु कथा प्रतियोगिता के परिणाम को घोषित करें। लघु कथा प्रतियोगिता का जो परिणाम मेरे सामने है वो है कि इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है शुभम मंडल ने, और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है वाणी मिश्रा। सभी विजेता, धन्यवाद सर। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं श्रीमती कृष्णा पांडे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएमई मीडिया स्कूल, को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अनम्यूट कर लीजिए। दीपिका। कृष्णा मैम आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैंने भी कर दिया आपको। कृष्णा मैम हो गया अनम्यूट हूं मैं जी। धन्यवाद मिताशा। 2 दिवसीय हिंदी दिवस का समापन मैं कवि हरिशंकर जी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। बोलना सीखा मैंने तुझसे, तुझसे ही पाया ज्ञान, तुझसे ही भक्ति है सीखी, तुझसे ही सीखा ध्यान। ए हिंदी तेरा शुक्रिया, ए हिंदी तुझे सलाम। तब शुरुआत है तो अंत भी निश्चय है। इस 2 दिवसीय हिंदी दिवस के समापन पर मैं अपने गणमान्य अतिथि श्री शेष नारायण जी और प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धानंद जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और हिंदी दिवस में भाग लेकर हमारा आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाया। इसी कड़ी में मैं अपने कॉलेज के वाइस चेयरमैन श्री अमन सानी जी, ऑनरेबल जस्टिस भवर सिंह जी, डायरेक्टर डीएमई, और डॉक्टर रविकांत स्वामी जी, डायरेक्टर डीएमई, का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज से 2 सप्ताह पहले जब हमने हिंदी दिवस के आयोजन और संचालन की योजना बनाई थी, तो एक सवाल बार बार सामने आ रहा था कि क्या जूम पर भी हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने में मैं प्रोफेसर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल, और प्रोफेसर सुष्मिता बाला, एचओडी डीएमई मीडिया स्कूल का खास आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूर्ण विश्वास से हमें हिंदी दिवस की जिम्मेवारी सौंपी और हर पल हमारा मार्गदर्शन किया और हौसला बढ़ाया। आप सभी को बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा आयोजन और संचालन कक्षा 5वीं ब के छात्रों ने किया है। मैं कक्षा 5वीं ब की पूरी टीम का बड़ी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ लगकर 2 दिवसीय हिंदी दिवस को सफल बनाया। आखिर में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ उनकी कविता आशा का दीपक से। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है।
चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात मैं कहूँ। यस सर। तो चूंकि जितना अभी जिस तरह के विचार व्यक्त किए शेष नारायण जी ने और श्रद्धानंद जी ने, वो निश्चित रूप से मैं विशेष रूप से आभारी हूँ उनका, क्योंकि हमारे न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि जितने हमारे जो सहकर्मी हैं, जितने शिक्षकगण हैं, सभी के लिए ये थोड़ा सा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको मानने में कोई संकोच भी नहीं है कि थोड़ा सा हिंदी में जिस तरह की स्थिति होनी चाहिए वैसी है नहीं, और ज्यादातर लोगों का हाथ तंग ही है। और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि आप जितनी ज्यादा भाषाएं जानते होंगे उतना अच्छा है। और निश्चित रूप से अपनी भाषा के बाद जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनमें जितना आप सीख सकते हैं उतना अच्छा है, जितनी विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं उतना अच्छा है। मैंने खुद भी अपने जीवन में अनेक भारतीय भाषाएं और अनेक विदेशी भाषाएं सीखी, रशियन से लेके फ्रेंच तक सीखी, बांग्ला से लेके तमिल तक सीखी। तो जितना आप, तो जो 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 पूर्वाग्रह है या जो संकुचित दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा बाहर आएंगे, तो नेतृत्व के रूप में मेरी कोशिश रहती है कि उस तरह का माहौल पैदा किया जाए, उस तरह की स्थितियां बनाई जाएं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने का प्रोत्साहन मिले। अपनी भाषा के लिए गौरव होना तो निश्चित रूप से पहली शर्त है कुछ भी करने के लिए। तो छात्रों में भी, विद्यार्थियों में भी और शिक्षकों में भी वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। और इस बार चूंकि ऑनलाइन का जमाना था तो हम लोगों ने सोचा एक दिन की जगह 2 दिन हम कार्यक्रम कर लें, इस मौके का फायदा उठाया जाए और जो दिल्ली से बाहर के लोगों को भी हम अपने साथ शामिल कर लें जो सामान्य रूप से नहीं हो पाता। और जहां तक पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा की बात थी, जो उसके पीछे विचार था, उसमें डॉक्टर सुष्मिता बाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को समर्पित करने की बात थी, उनको केंद्र में रख के जो कार्यक्रम को करने की बात थी, वो पूरी तरह से उनका ही विचार था। कि उन्होंने कहा कि एक दृष्टि मिलेगी, एक समझ मिलेगी विद्यार्थियों को अगर हम इस तरह का कोई प्रयास करते हैं। तो वो काफी सफल रहा। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं रंगमंच से बहुत गहराई से जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने अंधेर नगरी नाटक कितनी बार किया है मुझे याद नहीं, एज ए निर्देशक के रूप में। और वो जितने भी नाटक मैंने आज तक किए हैं रंगमंच पर, वो मेरा सबसे प्रिय नाटक है, क्योंकि जमाना कितना भी बदल जाए वो उतना सामयिक नाटक है, इतना हर समय से जुड़ा हुआ नाटक है। आप जब भी करेंगे लगेगा कि ये नाटक आज के लिए लिखा गया। और श्रद्धानंद जी ने प्रोफेसर गिरीश चंद्र की बात की, जो उनके ग्रैंडसन थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के, बीएचयू में पढ़ाते थे। और जब मैं बनारस में था और पाइनियर के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, क्योंकि बीएचयू मैंने बहुत साल तक कवर किया, तो उनसे मेरा बहुत ज्यादा मिलना जुलना था। और जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो पुश्तैनी मकान है उसमें बहुत मैं फ्रीक्वेंटली जाया करता था। तो वो उन स्मृतियों को श्रद्धानंद जी ने ताज़ा कर दिया। और जिस तरह से, जिन विचारों के साथ श्रद्धानंद जी ने, क्योंकि उनके साथ भी मेरा लंबा साथ रहा है, तो विचारों के स्तर पर जिस तरह की बातें आज हुई, तो सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमारे सारे जितने सहकर्मी और जितने विद्यार्थी न सिर्फ इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, बट अदरवाइज भी जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको ही बहुत अच्छा लगा होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने। धन्यवाद सर। अब मैं तीसरे वर्ष की छात्रा गीतांजलि यादव को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आए और हम सभी लोगों को धन्यवाद करें। धन्यवाद मिताशा। ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आभारी हूँ। इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए मैं डीएमई मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी। इस समारोह में कदम कदम पर अपना सहयोग देने के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना को धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद सर। प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता बाला का हर पड़ाव पे हमें मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुद को बेहतर संस्करण बनने के लिए
प्रेरित करने वाली हमारी कक्षा अध्यापिका कृष्णा मैम, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को और दिलचस्प बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। और आखिर में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कक्षा 5वीं बा के सभी छात्रों को। उनकी मेहनत और लगन से ही यही कार्यक्रम सफल हो पाया है। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। धन्यवाद।